अनम्यूट के इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। जरा सोचिए, साल है 2025 और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक मेज पर बैठी हैं यूक्रेन युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। आज हम इसी एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही जरूरी सिचुएशन को समझने वाले हैं जिसे कहा जा रहा है बर्लिन प्रोटोकॉल। लेकिन इस पूरी बातचीत के केंद्र में एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, और वो ये है, शांति की असली कीमत क्या होती है? और सबसे बड़ा सवाल, इसे चुकाएगा कौन? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बर्लिन में जो टेबल सजी है उस पर दो रास्ते रखे गए हैं। एक रास्ता मुश्किल समझौतों से होकर गुजरता है, जहां हर किसी को कुछ ना कुछ खोना ही पड़ेगा, और दूसरा रास्ता है टकराव का, जो शायद दुनिया को और भी बड़ी तबाही की ओर ले जाए। आइए देखते हैं कि ये दोनों रास्ते आखिर जाते कहां हैं। बातचीत की शुरुआत होती है एक धमाके के साथ। अमेरिका एक 28 पॉइंट का प्लान सामने रखता है, जिसने कीव में जैसे भूचाल हिला दिया। इसे शांति का प्रस्ताव कम और एक तरह का अल्टीमेटम ज्यादा माना गया। चलिए इन मांगों को जरा ठीक से समझते हैं। पहली मांग, इसका सीधा मतलब था कि यूक्रेन को वो जमीन भी छोड़नी पड़ेगी जिसके लिए उसके सैनिक अपनी जान दे रहे हैं। दूसरी मांग, अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा होने वाली एनर्जी का कंट्रोल रूस के साथ शेयर करना। और तीसरी, हमेशा के लिए ये मान लेना कि जो जमीन चली गई वो अब कभी वापस नहीं मिलेगी। ये यूक्रेन की आत्मा, उसकी संप्रभुता पर एक सीधा हमला था। कीव ने इसे शांति का रास्ता तो बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने इसे सिर्फ एक नाम दिया, आत्मसमर्पण का दस्तावेज। और ये दो शब्द उस वक्त के तनाव और दबाव को पूरी तरह से बयां कर देते हैं। लेकिन यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने अपनी शर्तों के साथ एक काउंटर प्रपोजल तैयार किया, एक ऐसा जवाब जिसमें उनकी रेड लाइंस यानी वो लक्ष्मण रेखाएं साफ साफ खींची हुई थी, जिन्हें वो किसी भी कीमत पर पार नहीं होने देंगे। यहां पर दोनों पक्षों की सोच का टकराव एकदम साफ दिखता है। जहां एक तरफ अमेरिका जमीन पर समझौते की बात कर रहा था, वहीं यूक्रेन अपनी 1991 की सीमाओं पर वापस जाने की मांग पर अड़ा था। और बात जब सुरक्षा की आई, तो यूक्रेन को सिर्फ खोखले वादे नहीं, बल्कि नाटो के आर्टिकल 5 जैसी ठोस गारंटी चाहिए थी। ये सिर्फ दो प्लान्स की लड़ाई नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग भविष्य की लड़ाई थी। तो ये पूरी की पूरी कहानी इन दो शब्दों पर आकर टिक जाती है, जमीन और सुरक्षा। मतलब एक देश की पहचान और उसका कवच। अब सवाल यह है कि इन दोनों पर कोई समझौता आखिर हो भी कैसे सकता है? यही इस बातचीत की सबसे बड़ी चुनौती थी। अच्छा, जमीन के इस विवाद को सुलझाने के लिए एक बड़ा ही चालाक आइडिया पेश किया गया, एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यूक्रेन को इसके पीछे एक जाल नजर आया। उन्हें डर था कि ये एक रेंगता हुआ कब्जा होगा, जहां रूस धीरे धीरे बिना एक भी गोली चलाए पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल कर लेगा। अब आते हैं सुरक्षा के मुद्दे पर। नेटो में शामिल होना रूस के लिए हमेशा से एक रेड लाइन रहा है। तो यूक्रेन ने एक नया और बहुत ही क्रिएटिव समाधान सामने रखा, आर्टिकल 5 लाइट। ये नाटो की फुल मेंबरशिप के बिना ठीक वैसी ही सुरक्षा पाने का एक तरीका था। तो इस मॉडल को इतना मजबूत क्या बनाता है? पहली बात, ये कोई खोखला वादा नहीं बल्कि एक कानूनी संधि होगी। इसका मतलब है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को फौरन अपनी सेना भेजनी होगी। ये सिर्फ कागज पर लिखी गारंटी नहीं, बल्कि जमीन पर एक्शन का एक पक्का वादा था। लेकिन ये जो शतरंज की बिसात बिछी थी, वो सिर्फ कीव और वॉशिंगटन के बीच नहीं थी। पर्दे के पीछे कुछ और भी बड़ी ताकतें थीं जो अपनी अपनी चालें चल रही थीं, और ये ताकतें इस खेल का नतीजा पूरी तरह से बदल सकती थीं। मॉस्को की सोच बिल्कुल सीधी और साफ है। जो जमीन युद्ध के मैदान में जीती है, उसे बातचीत की मेज पर नहीं गंवाना है। उनके लिए किसी भी तरह का सीज फायर अपनी कमजोरी दिखाने जैसा है। उनकी बस एक ही मांग है, दुनिया उस नई हकीकत को स्वीकार करे जिसे उन्होंने ताकत के दम पर बनाया है। और फिर आता है चीन, जो इस खेल का सबसे खामोश लेकिन शायद सबसे अहम खिलाड़ी है। देखिए, चीन एक शांतिपूर्ण समाधान चाहता है ताकि दुनिया भर में व्यापार आराम से चलता रहे, लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे चीन साधने की कोशिश कर रहा है। और ठीक उसी वक्त जब यूक्रेन बाहरी दुनिया से लड़ रहा था, उसके अपने ही घर में एक बड़ा तूफान आ गया। ऑपरेशन मिडास नाम के एक करप्शन स्कैंडल ने ज़ेलेंस्की की सरकार को अंदर से हिलाकर रख दिया। और बात सीधी सी है, जब आपका अपना घर ही कमजोर हो तो आप बाहर की दुनिया से मजबूती से बात कैसे कर सकते हैं?
तो इन सभी ताकतों के टकराव के बीच ये बर्लिन वार्ता एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां से भविष्य के 3 अलग-अलग रास्ते खुलते हैं और हर रास्ता एक बिल्कुल नई दुनिया की तरफ ले जाता है। पहला रास्ता है सशस्त्र शांति का, यानी कोरिया जैसा मॉडल जहां सीमाएं तो शांत होंगी लेकिन बंदूकें हमेशा एक दूसरे पर तनी रहेंगी। दूसरा रास्ता है बातचीत का पूरी तरह फेल हो जाना, जिसका मतलब है युद्ध का और भी ज्यादा भयानक रूप लेना। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है एक खराब शांति का समझौता, जो पीछे एक टूटा हुआ यूक्रेन छोड़ जाएगा और भविष्य में एक और बड़े युद्ध की नींव रखेगा। तो बर्लिन प्रोटोकॉल एक मौका तो देता है, लेकिन ये किसी धागे पर चलने जैसा है। एक तरफ देश की जमीन है, दूसरी तरफ भविष्य की सुरक्षा, और इन दोनों के बीच है देश की अपनी आंतरिक स्थिरता। जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो सब कुछ बिखर सकता है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। शांति की असली कीमत क्या है? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया की तस्वीर हमेशा के लिए तय कर देगा। इस तरह के और भी विश्लेषणों के लिए UN Mute को सब्सक्राइब करना ना भूलें।